है एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। टू द पॉइंट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय भारत में शिक्षा कैसी थी, क्या शिक्षा के लिए पॉलिसीज बनाई या कमीशन सेटअप किए गए थे ब्रिटिश एरा में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, रेलवे एग्जाम है, या आपके जो अलग अलग गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जैसे कि पटवारी एग्जाम है, एसआई कांस्टेबल, सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। और ये टॉपिक तो अभी बहुत ज़्यादा वेटेज भी प्ले करेगा क्योंकि हमने नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इंट्रोड्यूस की है भारत में, और कई सारे विवाद चल रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से। हम एनसीईआरटी में भी कई सारे चेंजेस कर रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़कर एग्जाम में जाते हैं, और अभी लगातार आप पिछले 5 साल के पेपर उठाएंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिले हैं। एसएससी सीजीएल में भी आए हैं और एमटीएस में भी आए हैं। उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया जिससे आपको पता चल सके कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो आज हमें किस तरीके से पॉलिसीज बनाना शुरू किया ब्रिटिश एरा में, उन सारे कमीशंस को हमें यहाँ पे डील करना है। तो हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जिसमें हम चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे, चार्टर एक्ट 1813। फिर हम मैकाले मिनट पे चर्चा करेंगे। मैकाले मिनट के बाद वुड डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। हंटर कमीशन पे डिस्कशन होगा। हंटर कमीशन से लेके लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं, तो मैं डाउट को पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि दो बार हंटर कमीशन बना है। एक बार जो हंटर कमीशन 1882 में बना था उसका रिलेशन हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन से है, और दूसरी बार जो हंटर कमीशन बनता है वो 1919 में बनता है, 1919-20 में, जिसका रिलेशन जलियांवाला बाग मैसकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए भी एक बार हंटर कमीशन बनाया गया था। फिर हम रेलिंग कमीशन और फिर सैडलर कमीशन पे चर्चा करेंगे। तो ये सैडलर कमीशन, रेलिंग कमीशन, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, मैकाले मिनट, इन सब का रिलेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम से है। और आज भी इन कमीशन की जो सिफारिशें हैं, जो रिकमेंडेशन है, वो आज भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आपको देखने को मिलेंगी। तो एक एक को हम बिल्कुल टू द पॉइंट और वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कशन करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको जानने को मिल जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। इसके पहले मैंने और भी टॉपिक पे टू द पॉइंट वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि फ्रांसीसीज, डच, डेनिश, ब्रिटिशर्स, पोर्चुगल्स, आपका एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, पानीपत का बैटल। इन सारे वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। अगेन मैं आपको कहूँगी कॉपी पेन लेकर बैठिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। नोट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जैसे कि लिखेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट की 2 कंडीशंस मैं बताऊंगी, तो दोनों कंडीशंस को आप लिख लेंगे। फिर आपको मैकाले मिनट के बारे में बताऊंगी, तो 2-3 पॉइंट्स जो भी है वो इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। इसलिए इससे 1-2 पेज का आपका अच्छा खासा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आज की क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, तो वेबसाइट से पीडीएफ को ले सकते हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। सो पहला है क्वेश्चन यहाँ पर कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा एसोसिएशन है, इनमें से कौन सा यहाँ पर चार्ल्स वुड डिस्पैच से रिलेटेड है। तो एजुकेशन है, ट्रेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है या मिलिट्री रिफॉर्म है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच से रिलेटेड आपको कौन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 1854 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय गवर्नर कौन था या किसने इंट्रोड्यूस किया गया था, या कोई 4 कंडीशन आपको दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन वुड डिस्पैच से एसोसिएटेड नहीं है या एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। सो हम एक एक करके समझेंगे, बट पहले हम कहानी यहाँ पर समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय क्या हुआ। देखिएगा, हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, और 1757 का जो प्लासी का बैटल हुआ था और 1764 के बक्सर के बैटल के बाद ये जो हमारी ट्रेडिंग कंपनी थी ये एक पॉलिटिकल कंपनी बन गई थी। इसने हमारे देश में पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया था, सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया, और इस तरीके से हमारी टेरिटरी को एनेक्स करना शुरू कर दिया था।
तो देखिए समय समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कंटिन्यू करने के लिए कैसे वो पॉलिसी बनाएंगे, समय समय पे रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर एक्ट भारत में इंट्रोड्यूस होते थे। वैसे ही एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं, और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था ये वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। और इस एक्ट में कहा गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, और हम सभी को पता है कि 1774 में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को सेटअप कर दिया गया था। अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, बट उस समय भी हमारे देश में जो मेजॉरिटी थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। अब आपने सुप्रीम कोर्ट जो बनाया है उसमें मामले ब्रिटिशर्स को तो जाएंगे नहीं, मामले तो हिंदू और मुस्लिम्स के ही जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके मामलों की सुनवाई करना चाहते हैं तो आपको मुस्लिम लॉ और हिंदू फिलॉसफी और हिंदू लॉ की जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप इन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, तभी तो एक प्रॉपर डिसीजन आप दे सकते हैं। क्योंकि जो मामले जाएंगे तो हिंदुओं की डिस्प्यूट के मामले, उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उनके शादी, डिवोर्स और एडॉप्शन के मामले ही तो जाएंगे, तो आपको हिंदू फिलॉसफी और मुस्लिम लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले क्या किया गया 1781 में, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने, किसने? वॉरेन हेस्टिंग। याद रखेंगे जो भी बातें कर रही हो, आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं अब। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले कैलकाटा मदरसा की स्थापना की, और आज भी कैलकाटा मदरसा है। कैलकाटा मदरसा में मुस्लिम लॉ को सिखाया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, कैलकाटा मदरसा बनाया जहाँ पे मुस्लिम लॉ सिखाया जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे 1791 में। 1791 उस समय हमारे गवर्नर कौन थे? कॉर्नवालिस थे। उस समय गवर्नर थे कॉर्नवालिस। तो 1791 में संस्कृत कॉलेज को बनाया गया वाराणसी में, और इस संस्कृत कॉलेज किसने सेटअप किया था? जॉनथन डंकन ने। किसने? जॉनथन डंकन, जहाँ पर स्टडी ऑफ हिंदू फिलॉसफी एंड लॉ सिखाया जाता था। ऐसा क्यों किया गया तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी हिंदू और मुस्लिम है, और हिंदू और मुस्लिम को डील करने के लिए आपको मुस्लिम लॉ और हिंदू फिलॉसफी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1800 में क्या हुआ? 1800 में देखिएगा कई सारे सिविल सर्वेंट्स हमारे देश में अपॉइंट होते थे। अब भारत का गवर्नर बनना है तो भारत के गवर्नर को भी भारत में चल रही पॉलिसी, भारत में चल रहा है नियम कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए 1800 में वेलेस्ली ने 1800 में वेलेस्ली ने क्या किया? वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। 1800 में वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, और इस फोर्ट विलियम कॉलेज में जो सिविल सर्वेंट और गवर्नर थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी किस तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है भारत में। तो इस तरीके से एक तरीके से धीरे धीरे ही सही नए नए कॉलेज और इंस्टीट्यूट भारत में सेटअप हो रहे थे। लेकिन अगला जो एक्ट आता है उससे भारत में एक नया एजुकेशन सिस्टम का दौर शुरू हुआ, उसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो जो चार्टर एक्ट 1813 आया था उसमें पहली बार कहा गया था कि भारत में एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, और स्टेट रिस्पॉन्सिबल है भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए। इसलिए स्टेट हर साल 1,00,000 रुपीज़ 1,00,000 रुपए भारत में स्पेंड करेंगे इंडियन एजुकेशन पे। इसके पहले कभी भी भारत में शिक्षा में खर्च करने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, और कभी भी भारत के में शिक्षा के ऊपर खर्चा नहीं किया गया था। बट चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार कहा गया कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत में हर साल 1,00,000 रुपए स्पेंड किया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोल दी गई। साथ ही साथ एक और चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इस चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया? जो हमारी ईसाई मिशनरीज थी, मिशनरीज क्या होती थी? मिशनरीज एक ऑर्गेनाइजेशंस थे, और इन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म को ये लोग प्रचार करते थे और लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करते थे। अब ज़रा सोचिए, इंडिया में आपको जो इंडियंस हैं उनको आपको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको उन्हें कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत बाइबल का ज्ञान तो देना पड़ेगा, और बाइबल जो है वो तो इंग्लिश भाषा में है, तो इंडियंस को पहले थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश की एजुकेशन भी देनी पड़ेगी। तो ये जो मिशनरीज़ है ना, आगे जाके हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए पहले ही बता दिया कि मिशनरीज़ का रोल क्या था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो चार्टर एक्ट 1813 में दो बातें हुई, बातें तो बहुत सारी थी लेकिन अभी हम केवल एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एजुकेशन वाले पॉइंट्स को ही यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। पहली बात कही गई कि 1,00,000 रुपए स्टेट
खर्चा करेगा इंडियन एजुकेशन पे, और दूसरा जो ईसाई मिशनरीज थी उनको परमिशन मिल गई भारत में एंट्री करने की। ये दो बातें हो गई। ओके, अब देखिएगा 1 लाख रुपए तो आपने बोल दिया कि हम खर्च करेंगे, अब खर्चा कहाँ करेंगे और किसके ऊपर खर्चा करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब दो ग्रुप बन गए थे। जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे ही बोला गया कि 1 लाख रुपए आपको इंडियन एजुकेशन पे खर्चा करना है, तो यहाँ पर अब दो गुट बन गए थे। दो गुट कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। सो पहला ग्रुप था जो कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता था, जिसमें मिशनरीज भी इंक्लूड थे और कई सारे इंडिया के भी रिफॉर्मर्स इंक्लूड थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी। राजा राम मोहन रॉय जी का भी यही मानना था कि भारत के लोगों को थोड़ा बहुत यूरोपियन एजुकेशन देनी चाहिए, साइंस और रिसर्च में भारत के लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, और इंग्लिश शिक्षा को वो प्रमोट करते थे। तो एक ग्रुप ये बन गया जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता था, जिन्हें एंग्लिस्ट कहा जाता था। ठीक है, दूसरा ग्रुप बन गया यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो कि कहते थे कि भारत के लोगों को एडुकेट करो, भारत के लोगों को शिक्षा दो, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, इंडियन एजुकेशन। इंडिया की जो कानून चला आ रहा है, जो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, या इंडियन जो लॉ है, इंडिया के ही कल्चर के बारे में इंडियंस को एडुकेट करो। तो इस तरीके से दो ग्रुप बन गए, एक एंग्लिस्ट है और एक ओरिएंटलिस्ट है। आप लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ते तो आप लोगों को एंग्लो पास्ट विवाद के बारे में डिस्कशन देखने को मिलता है, तो वो यही विवाद है, यही डिस्प्यूट है। तो 1 लाख रुपए खर्चा करना है, लेकिन आधे कह रहे हैं यूरोपियन एजुकेशन पे खर्चा करो, दूसरे कह रहे हैं नहीं इंडियन एजुकेशन पे खर्चा करो, मतलब इंडियंस को इंडियन एजुकेशन दो, दूसरी तरफ कह रहा है कि इंडियन को इंग्लिश सिखाओ। इस तरीके से ये मामला हो गया। तो 1823 तक भी, अभी तक भी 1 लाख रुपए खर्चा नहीं किया गया था एजुकेशन सिस्टम पे, जबकि बोल दिया गया था 1813 में, 10 साल हो चुके थे तो भी कोई खर्चा नहीं किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। अब आते हैं गवर्नर विलियम बेंटिक। वही विलियम बेंटिक सती प्रथा को खत्म करने वाले, तो अब विलियम बेंटिक आते हैं और विलियम बेंटिक एक लॉ कमीशन बनाते हैं, और उस लॉ कमीशन के पहले मेंबर्स कौन बनते हैं, मैकाले को बनाया जाता है। याद है ना ये कहानी, तो आपको मैकाले की याद है। तो यहाँ पे विलियम बेंटिक मैकाले को कहते हैं, देखो हमारे देश में, मतलब इंडिया में, ये विवाद चल रहा है एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, और हमें ये 1 लाख रुपए खर्चा करना है इंडियन एजुकेशन पे। अब किस तरीके से खर्चा किया जाए और क्या कंक्लूजन होना चाहिए, तो तुम इस पूरे मामले की जांच करो और जो भी अपनी रिपोर्ट है वो बहुत जल्दी आप सबमिट करो। ये बात यहाँ पर बोली गई। तो जो मैकाले ने यहाँ पे इस पूरे विवाद की सुनवाई की, इस पूरे विवाद को सही से समझा और अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया, इसे ही हम मैकाले मिनट कहते हैं। तो मैकाले मिनट आपको समझ में आया, मैकाले मिनट क्या है? ठीक है, सो मैकाले मिनट आया था 1835 में, 1835 में। इस मैकाले मिनट में जो एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी उसका एंड किया गया। मैकाले मिनट लीड किया गया था किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा, और इसको बनाया किसने था? विलियम बेंटिक ने, जो कि गवर्नर जनरल थे उस समय कंपनी के, और मैकाले जो थे वो लॉ मेंबर भी थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, अब मैकाले मिनट में क्या बातें कही गई वो हम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैकाले ने क्या कहा कि यार हमको मिनिमम से मिनिमम खर्चा करना है, हमें इंडियंस पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना, पहली चीज़। तो सारे के सारे इंडियन को शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे इंडियंस को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। उस समय भी इंडियन में कुछ क्लासेस थी, एक हो गई आपकी लोअर क्लास, दूसरी हो गई आपकी मिडिल क्लास, और एक हो गई आपकी अपर क्लास। तो इसमें उन्होंने कहा मैकाले ने कि हमें इस अपर क्लास को और कुछ मिडिल क्लास को, अपर क्लास और जो अपर मिडिल क्लास है ना, केवल उनको ही शिक्षा देनी है, केवल उनको ही एडुकेट करना है, पहली चीज़। और जैसे कि छन्नी होती है ना, फिल्टर होता है, तो फिल्टर से जो है जैसे अपन चाय छान रहे हैं तो चाय छन के नीचे पहुंचती है, वैसे ये फिल्ट्रेशन मेथड है। मतलब अपर क्लास को आप एडुकेट करोगे तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तक पहुंच ही जाएगा। तो इस पूरी थ्योरी को फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसे हम डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी किसने दी थी? तो मैकाले ने दी थी, मैकाले मिनट में, जो कि 1835 में आया था। तो मैकाले ने क्या कहा, देखिएगा मैकाले की बातों को सुनिए। पहले तो कहता है मैकाले कि भारत में जो भी रिचुअल्स चले आ रहे हैं और भारत में जो भी प्रथाएं हैं वो सब अनहोली हैं, वो कोई भी, उनकी कोई मान्यता नहीं है, सब बकवास है, ऐसा मैकाले ने कहा।
पहली चीज़। दूसरा, मेकाले कहता है कि ज़्यादा शिक्षा पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी भारतीयों पे, इंडियंस पे, और केवल जो अपर क्लास और मिडिल अपर क्लास है उनको ही हमें शिक्षा देना है, उनको ही हम एडुकेट करना चाहते हैं। इसे फिल्टरेशन थ्योरी नाम दे दिया गया। ठीक है, अब क्या शिक्षा देनी चाहिए, तो उनको कहा कि हमें जो अपर क्लास और मिडिल अपर क्लास है ना, उसको यूरोपियन साइंस की शिक्षा देनी है, यूरोपियन रिसर्च और इंग्लिश भाषा में शिक्षा देनी है। वर्निकुलर लैंग्वेज मतलब जो आपकी लोकल भाषा होती है ना, उसमें एजुकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही लोगों को शिक्षा देंगे। इससे हमारे दो उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। कैसे दो उद्देश्य? पहला हमारा कि जो हम क्लर्क लेवल की जॉब होती है ना, उसके लिए ब्रिटिशर्स को बुलाते हैं और यहाँ पे क्लर्क लेवल की जॉब उनको करवाते हैं, तो बहुत अधिक पैसा उनको देना पड़ता है। तो जब हम अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास को थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान दे देंगे तो हम उनसे क्लर्क लेवल के भी काम करवा सकते हैं। तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं और उनको ज़्यादा सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, जिससे हमारा खर्चा भी कम होगा। पहली चीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे इंडियन की क्लास तैयार करनी है हु वर इंडियन इन कलर एंड अपीयरेंस, मतलब जो देखने में रंग रूप में तो इंडियन हो बट टेस्ट में, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल में कैसे हो, ब्रिटिशर्स हो, इंग्लिश हो। इसलिए उनको इंग्लिश एजुकेशन हमें देनी है। और जब वो इंग्लिश एजुकेशन लेंगे, अंग्रेजी के बारे में जानेंगे, तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट ब्रिटिश में बन रहे हैं, ब्रिटेन में बन रहे हैं, तो उसका एक मार्केट भी तो इंडिया में तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब आप उनको ब्रिटिशर्स बनाओगे तभी तो वो हमारे तरीके के ड्रेसअप पहनेंगे, हमारे तरह चीज़ों का उपयोग करेंगे, तभी तो एक मार्केट इंडिया में तैयार हो जाएगा। तो केवल हमें कुछ लिमिटेड लोगों को ही एडुकेट करना है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मिकाले मिनट में। और मिकाले मिनट की जो भी बातें थी वो एक्सेप्ट कर ली थी विलियम बेंटिक ने। ठीक है, जिसे विलियम बेंटिक की प्रोक्लेमेशन या विलियम बेंटिक घोषणा के नाम से जाना जाता है, जिसमें उसने कहा था कि मेकाले मिनट की मैं बातों को एक्सेप्ट करता हूं और भारत में जो 1 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा वो यूरोपियन साइंस और रिसर्च एजुकेशन पे, ब्रिटिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में खर्चा किया जाएगा और अपर मिडिल क्लास को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये बात यहाँ पर बोली गई थी। क्लियर है? और 1835 में एल्फिस्टोन कॉलेज बॉम्बे में और कैलकाटा मेडिकल कॉलेज को भी सेटअप कर दिया गया था 1835 में। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1847 में 1847 में आईआईटी रुड़की भी बनाया गया था। जेम्स थॉमसन ने आईआईटी रुड़की भी बनाया था 1847 में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये बात हुई थी मिकाले मिनट में। डाउन फिल्टरेशन थ्योरी मैंने समझा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर एडुकेट द मास बट बाय एडुकेटिंग द अपर क्लास। ठीक है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है मास एजुकेशन देने की, केवल अपर क्लास को ही हम यहाँ पे शिक्षा देंगे। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा माहौल अब चेंज होगा। तो माहौल चेंज होगा तो अगला एक्ट आएगा जिसे हम वुड डिस्पैच कहेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। क्वेश्चन आया है, द डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन वर्ड एडवोकेटेड बाय। तो ये जो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी है वो किसने दी थी? तो ये थ्योरी मेकाले की थी। किसकी थ्योरी थी ये? मेकाले की थी। मेकाले मिनट 1835 में ये बात कही गई थी। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेकालेज मिनट इज रिलेटेड टू। तो मेकाले मिनट का एसोसिएशन किससे है? तो मेकाले मिनट जो है वो एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित है। क्लियर हुआ कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो दोनों आपको क्लियर हो गए हैं क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं। अब बात हो रही है कि यार ठीक है, हमने अपर क्लास को एजुकेट किया है, पर यार इससे तो मामला सेट नहीं हो रहा है। अब हमें थोड़ा सा और एजुकेशन रिफॉर्म करने की ज़रूरत है इंडिया में। तो इसलिए यहाँ पर एक कमीशन बनाया जाता है जिसको लीड करते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड इसको लीड करते हैं, इसलिए इस कमीशन का नाम चार्ल्स वुड डिस्पैच होता है। 1854 में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, 1854 में। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854। इसने फाउंडेशन स्टोन रखा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहने का रीज़न समझिए, क्योंकि पहली बार ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून पास हो रहा है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से है। ठीक है, तो पहली बार कोई लीगल डॉक्यूमेंट ब्रिटेन पार्लियामेंट से पास हो रहा है जिसका रिलेशन इंडियन एजुकेशन से है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बाद वुड डिस्पैच में
मास एजुकेशन की बात की गई। अभी तक क्या चल रहा था कि हमें सभी लोगों को एडुकेट नहीं करना है, केवल अपर और अपर मिडिल क्लास को ही शिक्षा देनी है। लेकिन अब यहाँ पे हर एक वर्ग, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, हर एक व्यक्ति को हमें शिक्षा देना है। मतलब पहली बार मास एजुकेशन की बात की जा रही है, इसलिए हम इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो आइए वुड डिस्पैच को हम समझेंगे, जो कि 1854 में पास किया गया था। ठीक है, तो देखेंगे लिखा हुआ है दिस वॉज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट था जिसको इंडियन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि भारत में शिक्षा के प्रचार करने के लिए आया था। इसे इंट्रोड्यूस चार्ल्स वुड ने किया था, इसलिए इसे वुड डिस्पैच कहते हैं 1854 में। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अभी चार्ल्स वुड कौन थे? तो चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट थे 1854 में चार्ल्स वुड, और इन्हें इनवाइट किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस समय थे लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी अब यहाँ पे और प्रचार करना चाहते थे, तो यहाँ पे वुड डिस्पैच आया था, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब क्या रिकमेंडेशन थी? रिकमेंडेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रिकमेंडेशन इन्होंने ये दी कि अब हमें मास एजुकेशन देना है। मास एजुकेशन मतलब हर एक क्लास को, हर एक वर्ग को हमें एडुकेट करना है। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा? प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक रहेगा। मतलब प्राइमरी लेवल से लेकर आपको यूनिवर्सिटी लेवल तक हम शिक्षा देंगे। प्राइमरी लेवल मतलब हम यहाँ पर 1 से लेकर 8वीं तक शिक्षा देंगे। फिर आप यहाँ पे 9वीं 10वीं मतलब हाई क्लास की शिक्षा दोगे, और 10वीं के बाद सीधे यूनिवर्सिटी होती थी। उस समय 11वीं 12वीं का भी कोई क्लॉज नहीं है, 11 12 की कोई बात यहाँ पे नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है और यूनिवर्सिटी लेवल है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा देने की बात यहाँ पर की गई। अब शिक्षा कैसे दी जाएगी? इंग्लिश में दें या वर्निकुलर लैंग्वेज में दें? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि इंडियन को हम एडुकेट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी करेंगे और वर्निकुलर लैंग्वेज में भी करेंगे। वर्निकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी वो आपकी वर्निकुलर लैंग्वेज में मतलब नेटिव लैंग्वेज में दी जाएगी। आपकी इंडियन जो भाषा है, आपकी जो लोकल बोले जाने वाली भाषा है, उसमें आपको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। और जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना, सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपको इंग्लिश भाषा में दी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएगी। मतलब शिक्षा का माध्यम आपकी लोकल लैंग्वेज भी होगी और इंग्लिश भी होगी, ये बात यहाँ पे कही गई। तो इंडियन को एडुकेट किया जाएगा इंग्लिश एज वेल एज नेटिव लैंग्वेज में। ठीक, अगली बात क्या की गई? अगली बात की गई कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल होगा। बहुत अच्छी बात थी, और आज भी आप देखिएगा जो हमारा हर एक गांव में, जिले में आपको एक सरकारी स्कूल तो देखने को मिलता ही है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी स्कूल होगा, एक गवर्नमेंट स्कूल को सेटअप किया जाएगा, ये बात कही गई। इसके अलावा हर एक जो प्रोविंस है, हर एक जो प्रांत है ना, प्रोविंस में आप क्या करोगे? एक कमेटी सेटअप करोगे जो कि आपके प्रांत में, आपके प्रोविंस में एजुकेशन लेवल को चेक करेगी, किस तरीके से आप एजुकेशन के लिए पॉलिसीज बना रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। द एजुकेशन सिस्टम वॉज सेटअप in every province and every district should have at least one government school, ये बात यहाँ पे की गई। अब सरकारी स्कूल पे इतना बर्डन ना आए तो आप प्राइवेट स्कूल्स को भी ओपन कर सकते हो। अब प्राइवेट स्कूल्स को भी ओपन कर सकते हो और इसके लिए जो है वो ग्रांट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रांट देने की फैसिलिटी भी शुरू की गई। ग्रांट मतलब होता है अनुदान। अनुदान मतलब आप अपने स्कूल को आसानी से रन कर सके, खोल सके, टीचर्स को रख सके, तो इसके लिए हम आपको कुछ पैसे देंगे जिसको हम ग्रांट या अनुदान कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल को ओपन करने की परमिशंस भी दे दी गई थी वुड डिस्पैच में। ठीक है, वुड डिस्पैच आया था, उसमें इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन और वीमेंस एजुकेशन पे स्पेशली फोकस किया था और कहा था कि भारत में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी शिक्षा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एजुकेशन ऑफ वीमेन की बात यहाँ पे की गई थी। वुड डिस्पैच में कहा गया था कि हमारे देश में मतलब भारत में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेटअप किया जाना चाहिए जो इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और लॉ के बारे में भी जानकारी दे सके। ठीक है, साथ ही साथ भारत में ट्रेनिंग स्कूल बनने चाहिए जहां पर टीचर्स को ट्रेन किया जा सके। मतलब टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाना है ना, उसके लिए भी ट्रेनिंग
टीचर्स की ट्रेनिंग होना भी ज़रूरी है, तो ट्रेनिंग स्कूल भी सेटअप करने की बात बुड डिस्पैच में की गई। साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज या लॉ टीचर्स हैं, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग स्कूल, स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल को सेटअप करने की बात बुड डिस्पैच में की गई। ठीक है, अगली बात क्या की गई कि मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, बिल्कुल वैसी ही यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटी है। तो लंदन यूनिवर्सिटी की ही तरह मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बनाई गई 1857 में। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी किसकी रिकमेंडेशन से बनी, तो बुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन से 1857 में ये 3 यूनिवर्सिटी बनी। बाद में जाके यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 में और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में बनाया गया था। ठीक है, द डिस्पैच आस्क्ड द गवर्नमेंट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला गया कि अब भारतीयों को शिक्षित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और भारतीयों को शिक्षित करो। ये सारी बातें यहाँ पे की गई। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक की बातें यहाँ पर की गई थी। इतनी चीज़ें की हैं। किस में आया है ये सारी चीज़ें? बुड डिस्पैच में आया है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बुड डिस्पैच तो आ गया 1854 में। अब बुड डिस्पैच कैसे काम कर रहा है, क्या प्रोग्रेस है, भारत में एजुकेशन लेवल कैसा है, उसके लिए एक नया कमीशन बनाया गया 1882 में। अब ये 1882 में जो कमीशन बनाया गया है, इसका काम क्या है? ये जो बुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली भारत में काम हुआ है कि नहीं, एजुकेशन सेक्टर में कितना प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं, आप इसकी जांच करो, आप इसकी जांच करो। ठीक है, इसके लिए एक नया कमीशन बनाया गया है, उसी कमीशन पे अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो लिखा है द प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन 1882-83 वाज रिकमेंडेड बाय। तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए, उनकी रिकमेंडेशन के लिए एक कमीशन बनाया गया है 1882-83 में। उस कमीशन का नाम क्या है? तो उस कमीशन का नाम आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? हंटर कमीशन। हम किस बारे में बात करने वाले हैं अब? हंटर कमीशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो हंटर कमीशन, दिस इज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि हंटर कमीशन है। कब बना था? 1882 में बना था। Who was the वाइसराय एट द टाइम ऑफ हंटर एजुकेशन कमीशन 1882? 1882 में जब हंटर एजुकेशन कमीशन बना था तो उस समय गवर्नर या वाइसराय, सॉरी वाइसराय आ चुका था, तो वाइसराय कौन थे? रिपिन, लॉर्ड रिपिन उस समय वाइसराय थे। लॉर्ड रिपिन उस समय वाइसराय थे जब हंटर एजुकेशन कमीशन बन रहा था, जो कि पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन है। सो हंटर एजुकेशन कमीशन पे हमें चर्चा करनी है। अब देखिएगा हुआ क्या था। पहले तक तो जब एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बुड डिस्पैच को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडियन को एडुकेट करना है। 1870 तक क्या हुआ, ये जिम्मेदारी जो है वो प्रांतों को, मतलब प्रोविंसों को दे दी गई। अब प्रांतों की जिम्मेदारी है कि इंडियन को, अपने एरिया के जो इंडियंस हैं उनको प्राइमरी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई थी। तो प्रांत उतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो जो एजुकेशन की क्वालिटी वो थोड़ा सा डिग्रेड होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे जो हंटर कमीशन था उसके दो काम थे कि जो बुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन थी ना, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है या कि नहीं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, कंट्री में एजुकेशन का लेवल क्या पहुंचा है वो आप चेक करो, और प्रांत क्यों सही तरीके से एजुकेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप चेक करोगे। तो इसलिए हंटर कमीशन को 1882 में बनाया गया था। ठीक है, हंटर कमीशन वॉज अ कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री सिंस द बुड डिस्पैच ऑफ 1852. हंटर कमीशन वॉज सेट अप इन 1882 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। तो विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में हंटर कमीशन बनाया गया था। हंटर कमीशन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? इनको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे चेकिंग नहीं करनी थी, इनको केवल और केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में ही चेकअप करना था। मतलब अपनी जो रिपोर्ट बनानी थी, जो रिव्यू करना था, वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे ही करना था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे इनको कोई भी चेकिंग या रिव्यू नहीं करना था। ठीक है, तो ये हंटर कमीशन के बारे में इतनी बातें समझ में आई। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, हंटर कमीशन रिकमेंडेशन फोकस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ओनली। ठीक है,
अब क्या बातें इसने कही, आइए वो बातें समझते हैं। देखिएगा, पहली बात हंटर कमीशन ने ये कही कि आप प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन हम वर्निकुलर लैंग्वेज में दे रहे हैं, ये बात भी सही है, मतलब जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें हम प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है उनको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है प्राइमरी एजुकेशन में, ये बात यहाँ पे कही गई। और कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है या कंट्रोल है वो आप ट्रांसफ़र कर दो डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स को। उस समय तक डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड्स बन चुके थे, तो यहाँ पे हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो कंट्रोल है प्राइमरी एजुकेशन का, एक तो स्पेशल केयर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए पूरा जो कंट्रोल है प्राइमरी और एजुकेशन का वो ट्रांसफ़र कर दो आप डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स को, ये बात यहाँ पे कही गई, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइवेट पार्टीज़ है, जो प्राइवेट लीडर्स हैं, उनको एडिशनल फंड दो जिससे वो सेकेंडरी स्कूल्स को भी सेटअप कर सके। तो सेकेंडरी स्कूल को सेटअप करने के लिए जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, प्राइवेट जो प्लेयर हैं, उनको फंड देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है गर्ल्स एंड वीमेन एजुकेशन पे, ये बात यहाँ पे कही गई। अब सेकेंडरी एजुकेशन जब आप दे रहे हो तो सेकेंडरी एजुकेशन को आप दो पार्ट्स में दो। जैसे कि आज क्या होता है, जैसे कि हम 10th पास होते तो 10th पास के बाद आपके पास चॉइस होती है ना, आपको मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम को चुनते हो और उस हिसाब से पढ़ाई करते हो। वैसे ही यहाँ पे बोला गया कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। और अब सेकेंडरी एजुकेशन जो होगी ना, उसमें क्या होगा, सेकेंडरी एजुकेशन में दो पार्ट्स होंगे। अगर कोई बच्चा आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाई करना चाहता है तो वो यहाँ पे लिटरेसी प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा, लेकिन अगर आगे जाके बच्चा कोई नौकरी करना चाहता है तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा। उस बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से, आप मतलब उसकी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स यहाँ पे बना दिए गए थे। कमर्शियल कैरियर के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करो, यूनिवर्सिटी में फर्दर स्टडी करने के लिए आप लिटरेसी प्रोग्राम को ज्वाइन करो, ऐसा बोला गया था हंटर कमीशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हंटर कमीशन हमारे देश में आया और हंटर कमीशन की क्या यहाँ पे रिकमेंडेशन थी वो हमने देख लिया। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, अब देखिए हुआ क्या, 19th सेंचुरी आते आते तक हो क्या रहा था, आप प्राइवेट पार्टीज़ को ग्रांट्स दे रहे थे, फंड दे रहे थे, तो स्कूल भी खुल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्कूल हमारे देश में हो सके थे और बहुत लोग एडुकेट हो रहे थे। जब बहुत लोग शिक्षा लेना शुरू करेंगे तो यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे लोग एडमिशन लेंगे, तो यूनिवर्सिटी में क्या होने लगा था, बर्डन इंक्रीज़ होने लगा था। यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होने लगा था, बर्डन बढ़ने लगा था, ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे थे और यूनिवर्सिटी में क्राउड बढ़ रहा था। तो क्राउड जब बढ़ रहा था तो प्रॉपर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में हो नहीं पा रहा था और स्टाफ भी कम था, टीचर्स भी कम थे, ठीक है। तो जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है ना, उसका परफॉर्मेंस लगातार डिग्रेड हो रहा था, यूनिवर्सिटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, पहली चीज़ ये हुआ। अब उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और मतलब जो स्कूल से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वो कैसे हो चुके हैं, अब वो उनमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब एक क्रांतिकारी बच्चा, एक क्रांतिकारी वर्ग का जन्म हो चुका है और एक क्रांतिकारी वर्ग अगर एडुकेट हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स के तो नाक में दम कर देगा। तो उस समय यहाँ पर है लॉर्ड कर्जन, वही कर्जन जिसने बंगाल का पार्टीशन किया था, वही कर्जन यहाँ पर है। तो उसने यहाँ पर हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनमें कैसे और ज़्यादा कंट्रोल बनाया जा सके, इसलिए एक कमीशन बनाया जिसको हम बोलते हैं रेलिंग कमीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेलिंग कमीशन बोलते हैं। और रेलिंग कमीशन सेकेंड इंडियन एजुकेशन कमीशन है। फर्स्ट आपने देखा हंटर था, सेकेंड इंडियन एजुकेशन कमीशन है रेलिंग कमीशन। लॉर्ड कर्जन ने इसे बनाया था रेलिंग कमीशन। और रेलिंग कमीशन की जो जो रेलिंग कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी उसे ही हम इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 कहते हैं। बात समझ में आई, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रेलिंग कमीशन बनाया गया था 1902 में बनाया गया था, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन को और अपग्रेड करना चाहते थे और यूनिवर्सिटी में और क्या चेंजेस होना चाहते थे वो रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी।
तो केवल यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन की बातें थी, इसलिए इसे यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 कहा गया। इस रेलिंग कमीशन में केवल और केवल एक ही इंडियन मेंबर शामिल थे और उन इंडियन मेंबर का नाम है सैयद हुसैन बेलग्रामी। सैयद हुसैन बेलग्रामी केवल और केवल एक ही ऐसे इंडियन हैं जो कि रेलिंग कमीशन में शामिल हैं। रेलिंग कमीशन की रिकमेंडेशन 1904 में आई, जिसे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 कहा गया। सो देख लेते हैं क्या है रेलिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस। तो उस समय हमारे देश में 5 बड़ी यूनिवर्सिटी काम कर रही थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन से 1857 में बनी थी। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में बन चुकी थी। उस समय क्या होता था कि यूनिवर्सिटी के जो सीनेट होता था, मतलब यूनिवर्सिटी में क्या पॉलिसीज होंगी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी थी जिसको सीनेट कहा जाता था। तो सीनेट में कोई व्यक्ति एक बार फेलो बन गया ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए फेलो होता था, मतलब उम्र भर के लिए आप फेलो बन चुके हो। इससे जो नंबर ऑफ सीनेट की जो संख्या थी, जो फेलोअर्स थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए यहाँ पे एक नया क्लॉज जोड़ा गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो सीनेट होगा उनकी साइज को हमें रिड्यूस करना है। जो गवर्निंग बॉडी है ना सीनेट, उसकी साइज को हमें रिड्यूस करना है। और सीनेट के जो मेंबर होंगे वो बिटवीन 15 एंड 100, 50 से 100 के बीच में ही सीनेट में मेंबर होंगे, ये बात यहाँ पे कही गई। और ये जो फेलो होते हैं, जो सीनेट के मेंबर हैं, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होंगे, इनका जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए हम फिक्स करते हैं। 5 साल के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 सीट जो है वो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता सीनेट में होंगी, और पंजाब और इलाहाबाद मतलब दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें 15 मेंबर्स होंगे, ये बात यहाँ पे कही गई। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होगा कि जो सीनेट होंगे ना, उसमें मेजॉरिटी जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नर होगा ना, गवर्नर जनरल उस समय का जो होगा वो अपॉइंट करेगा। बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नर थी, गवर्नमेंट थी, वो अपना कंट्रोल इन यूनिवर्सिटी पे चाहती थी कि कोई भी क्रांतिकारी भावना पैदा ना हो सके, और अगर पैदा हो तो उसको हम तुरंत के तुरंत सप्रेस भी कर दें। तो एक कंट्रोल चाहती थी यूनिवर्सिटी पे, इसलिए कहा गया कि जो सीनेट के मेंबर होंगे उसमें कई सारे जो मेजॉरिटी मेंबर्स होंगे वो गवर्नर जनरल से चुन के आएंगे। साथ ही साथ कहा गया कि हर साल 5 लाख रुपए, हर साल 5 लाख रुपए यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को, यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने में, रिसर्च वर्क में हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी रिकमेंडेशन यहाँ पर रेलिंग कमीशन ने दी थी। बात समझ में आ गई रेलिंग कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी। बेसिकली ये सीनेट पे कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए सीनेट को लिमिटेड कर दिया, 5 साल का टेन्योर इनका फिक्स कर दिया, और मेजॉरिटी जो लोग थे वो यहाँ पर गवर्नमेंट से आने लगे। ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं सैडलर कमीशन ऑफ 1917। चलिए, अब यहाँ पे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे एक कमीशन फिर से बनाया गया विच इज़ सैडलर कमीशन, जिसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है 1917 में, क्योंकि लेस स्टाफ था, लिमिटेड स्ट्रीम थी, लिमिटेड सब्जेक्ट थे स्टडी करने के लिए, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके थे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं। तो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सैडलर कमीशन 1917 में बनाया। ठीक है, आइए अब सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन जो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको देखने को मिलती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो 1917 में पहले इसके अंदर केवल कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, बाद में जाके इस पे सारी और यूनिवर्सिटी को भी इंक्लूड कर दिया गया था। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ई सैडलर जो कि वाइस चांसलर थी यूनिवर्सिटी के, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई जिसको हम सैडलर कमीशन कहते हैं। 1917 में एक कमीशन आया जिसमें कुछ इंडियंस मेंबर भी थे जिनका नाम है सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये कुछ इंडियन भी इस सैडलर कमीशन में शामिल थे। बात करते हैं सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में। तो सैडलर कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी। पहले क्या होता था, आपने स्कूल एजुकेशन ली, आपने स्कूल एजुकेशन ले ली, स्कूल एजुकेशन आपकी जो थी वो 10th क्लास तक होती थी। ठीक है, 10th क्लास तक आपकी स्कूल एजुकेशन हुई, उसके बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंट्री ले लेते थे, जिसमें 10वीं पास करके डायरेक्ट बच्चा कहाँ आ रहा है, यूनिवर्सिटी में आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी में क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और स्टाफ हमारे पास उतना है नहीं है, तो क्यों ना बीच में एक इंटरमीडिएट कॉलेज जोड़ा जाए। आज भी देखिएगा, मुंबई में आइएगा जब कभी, तो महाराष्ट्र में आज भी चलता है इंटरमीडिएट कॉलेज, मतलब 11वीं और 12वीं, 11th और 12th को इंटरमीडिएट कॉलेज कहते हैं। तो स्कूल एजुकेशन के बाद आपको इंटरमीडिएट कॉलेज मतलब 11th और 12th को करना होगा, और 12th तक ही बच्चा, कई सारा बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता था, फेल हो जाता था, मतलब क्राउड आपने कम कर दिया यूनिवर्सिटी में। तो 12th पास जब आप करोगे ना, तब आप यूनिवर्सिटी में एंट्री लोगे।
ठीक है। और यूनिवर्सिटी में जो डिग्री प्रोग्राम होगा वो 3 साल का होगा। यूनिवर्सिटी में जो डिग्री प्रोग्राम होगा वो कैसा होगा, 3 साल का होगा। ये रिकमेंडेशन सैडलर कमीशन ने दी थी, ये रिकमेंडेशन सैडलर कमीशन ने दी। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब जब यूनिवर्सिटी में आप 3 साल का डिग्री प्रोग्राम लोगे तो 3 साल के डिग्री प्रोग्राम में भी 2 क्लासेस होंगी। एक ऑनर्स कोर्स होगा। ऑनर्स कोर्स उन बच्चों के लिए जो 12वीं में अच्छा प्रतिशत लेके आए हैं, अच्छे होशियार इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे हैं, उनके लिए ऑनर्स कोर्स होगा। और बाकी जो पुअर बच्चे हैं, एजुकेशन में थोड़ा वीक है, जिनके परसेंटेज भी कम है, उनके लिए जनरल स्टूडेंट के लिए पास कोर्स होगा। पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स आपको समझ में आया। आज भी आप देखिए बीए ऑनर्स और इस तरीके से चीज़ें हमारे मार्केट में चलती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम होंगे वो 3 साल के होंगे, उसमें भी 2 कैटेगरी यहाँ पे बना दी गई। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक तो बच्चा जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन लेकर आएगा। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद मतलब 10वीं तक उसने पढ़ाई कर ली, फिर 11वीं और 12वीं पास करेगा वो, जिसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेज होगा। इंटरमीडिएट कॉलेज होगा और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी होगी। तो कहा गया कि सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए अलग अलग बोर्ड होंगी। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अलग बोर्ड होगी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए अलग बोर्ड होगी। तो होता है ना, हमारे देश में भी आज अलग अलग बोर्ड काम करती हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन अब बहुत रिजिड कर दिए गए, बहुत टफ कर दिए गए। ठीक है, तो रेगुलेशंस को यहाँ पे क्या किया, और भी ज़्यादा रिजिड बनाने का काम किया। ठीक है, एफिलेशन जो दिए जाते थे ना पहले, यूनिवर्सिटी प्राइवेट स्कूल्स को आप ऐसे ही एफिलेशन दे रहे हो, तो एफिलेशंस के रूल्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए। और जब एफिलेशन के रूल स्ट्रिक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी, लेस रिजिड कर दिए गए, लेस रिजिड कर दिए गए, आई एम सॉरी, यहाँ पे लेस रिजिड कर दिए गए, जिससे जब एफिलिएशन की फैसिलिटी आसान हो जाएगी तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जब यूनिवर्सिटी बढ़ जाएंगी तो बच्चा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो किसी एक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा क्राउड नहीं होगा। तो ज़्यादा क्राउड नहीं होगा तो स्टाफ की शॉर्टेज नहीं होगी और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली रन कर पाएगा। ये बात कही गई। फीमेल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान देने की बात की गई, वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात यहाँ पर की गई। तो ये सारे रिकमेंडेशन जो है वो सैडलर कमीशन ने भेजे थे। ठीक है, फिर 1916 से लेकर 1921 के बाद 7 नई यूनिवर्सिटी हमारे देश में सेटअप की गई थी। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और ओस्मानी यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ हमारे देश में समय समय पे कमीशंस बनाए गए। तो पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन था, सेकंड रेलिंग कमीशन था, थर्ड आपका सैडलर कमीशन को बनाया गया। तो इन सारे कमीशंस को हमने यहाँ पे समझ लिया। क्लियर हो गए इतनी चीज़ें? आई थिंक इतना पूरा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। अंत में हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, उस क्वेश्चन का आंसर आप करिए। ठीक है, ये सारा पीडीएफ आपको वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट आर प्लान आर स्कीम आर कमीशन रिकमेंडेड अ 12-year स्कूल कोर्स आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रेदर देन द मेट्रिकुलर। तो यहाँ पर 12-year स्कूल कोर्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सैडल यूनिवर्सिटी कमीशन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो रहा है। बस इतना ही आज हमें पढ़ना था, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर एंड बाय बाय।